सभी को नमस्ते। आवाज आ रहा है? हाँ हेलो। नमस्ते भाई। नमस्ते आ रहा है सर। आवाज। सभी को नमस्ते। नमस्ते आप लोग भैया, आ रहा है आवाज। कैमरा ऑन कर लीजिए। डॉक्टर जूही, जी भाई जी। जूही बहन, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। दिख रही हूँ भाई। यस यस। सो सभी वेलकम करेंगे डॉक्टर जूही बहन का। और वेलकम जी बहन। थैंक यू जी। सभी की तरफ से वेलकम दी। थैंक यू जी। टीम WHF की तरफ से वेलकम। थैंक यू। लॉन्ग टाइम से मैं वेट कर रहा था आपका कि जी भाई। आप आओ और अपना जो भी आपने सीखा है वो जी लोगों तक शेयर करो। मैं चाहता था कि आपका जो एनर्जी है, आपकी जो नॉलेज है, आप उसका विस्तार करो। सो जी भाई। मुझे लगता है लगभग 1 साल से बोलते बोलते आज आप प्रकट हुए हैं। सही है भाई। सो दरअसल मेरा प्रयास ये ऐसा है कि आप सब जो हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में, और काफ़ी जी अच्छा भाई। लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके बहुत अच्छे केसेस ठीक हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉलेज है ये आगे बढ़ना चाहिए। आगे जी अगर वो, क्योंकि हर केस जो होता है ना वो यूनिक होता है। हर केस के अंदर हर चीज सीखने के लिए मिलता है। कोई जरूरी नहीं है आज आपने जो केस प्रेजेंट किया है जो रेमेडी का, और आगे जो आगे इस रेमेडी के केस आएंगे वो सेम होंगे। ऐसा नहीं है, हर केस में कुछ ना कुछ यूनिक सीखने मिलता है। सो जी। मेरे केसेस से आपको कुछ सीखने मिलेगा, कुछ आपके केसेस से मिलेगा, कुछ हमारे और डॉक्टर से मिलेंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे करके शेयर करते रहे और ये आगे बढ़ता रहे। जी सो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक कि यू भाई। आप मेरे बात को आप माने और इस चीज में आगे बढ़ाने के लिए आप सामने आए। सो बहुत बहुत जी धन्यवाद। भाई। और जूही बहन लंबे समय से हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं। सो आज इनके नॉलेज से आप लोग जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सो जूही बहन आप जी भाई। स्टार्ट करें। जी जी। धन्यवाद बोलना चाहूंगी सबसे पहले। धन्यवाद उस ईश्वर का जिन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया। धन्यवाद डॉक्टर हनीमैन जी का जिन्होंने हमें इतना अच्छा साइंस दिया। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे संस्कार दिया और मुझे काबिल बनाया। धन्यवाद मेरे इन लॉज का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। धन्यवाद मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी का जो मेरे स्ट्रेंथ रहे। और धन्यवाद मेरे गुरु, मेरे भाई डॉक्टर रंजीत आर्या का जो हमें होम्योपैथ एक नए लेवल से ही सिखा रहे हैं और इतने सरल तरीके से सिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो मेडिसिन की पूरी जर्नी हम आत्म साक्षात कर ले रहे हैं। वो सब भाई के ज्ञान की वजह से ही हम अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छा अपने मरीजों के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। और धन्यवाद मैं उन सभी मेंटरों का भी देना चाहूँगी जो मेरे होम्योपैथ की यात्रा में अपने ज्ञान का योगदान दिए। उन सभी को धन्यवाद। और भाई मैं आपके लिए भी एक शब्द बोलना चाहती हूँ, मतलब एक शुक्रिया जिंदगी में आने के लिए, एक शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए, एक शुक्रिया कर्जदार रहेंगे हम
जन्मों जन्म एक शुक्रिया मेरे साथ इतने प्यार से निभाने के लिए, एक शुक्रिया हमें एक अच्छा होम्योपैथ बनाने के लिए। धन्यवाद भाई आपका। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू। थैंक यू भाई। बहुत बढ़िया दी, बहुत बढ़िया। हाँ, वो भाई रहते हैं तो एनर्जी अपने आप आ जाती है ना। केस नरेट करूं भाई? यस यस, नरेट करिए। हाँ, हम केस पे आते हैं। पेशेंट 35 ईयर्स ओल्ड लेडी है। डॉक्टर, क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी? पेशेंट, मुझे चक्कर आते हैं, बेचैनी रहती है, सिर दर्द होता है और वीकनेस भी रहता है, कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, है ना? तो डॉक्टर पूछती है कब से ये परेशानी है आपको? पेशेंट, 6-7 महीने हो गए हैं ट्रीटमेंट लेते, कुछ आराम नहीं मिल रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाए, सारे टेस्ट भी कराए तो सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी मुझे परेशानी है। डॉक्टर, और क्या तकलीफ है आपको इसके अलावा? तो पेशेंट, इरिटेशन रहता है, पीरियड्स के टाइम पर बहुत पेन होता है, मेडिसिन से भी रिलीफ नहीं होता है। डॉक्टर, कोई टेंशन रहता है क्या आपको? पेशेंट, मेरी सास है ना, सबसे बड़ी टेंशन। मैं बीमार हूँ, कुछ काम नहीं कर पा रही, तो भी मुझे दिन भर गालियां देती हैं। मेरे पति गालियां देती है अपने बेटे पेशेंट्स के हस्बैंड को, मेरे बारे में बहुत बोलती है और मुझ पर भी गुस्सा होते हैं। डॉक्टर, आप क्या फील करते हैं उस टाइम? पेशेंट, बहुत गुस्सा आता है, तो मैं भी सुना देती हूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे ससुर भी ऐसे ही थे, वो भी मुझे गालियां देते थे, मेरे मायके के बारे में बोलते थे, तो मैं उनको भी बोल देती थी। अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है और सास से तो मैं बात भी नहीं करती, है ना? फिर डॉक्टर पूछती है उसके हस्बैंड से, हस्बैंड कैसे हैं आपके? पेशेंट, वो तो माँ जैसा बोलती है वैसा ही करते हैं, मेरा सुनते नहीं है। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी को भी इसकी दादी अपनी तरफ कर ली है, वो भी मेरा नहीं सुनती। छोटी बेटी बस मेरा कहा मानती है ना? डॉक्टर, पेशेंट्स के हस्बैंड से, कैसा नेचर है इनका बताएं? पेशेंट्स हस्बैंड, बहुत इरिटेबल है मैम, इसका गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, ये मेरी माँ का कुछ नहीं करती, मैं ड्यूटी से आके काम करता हूँ और सब काम करता हूँ, मेरी माँ एजेड हो गई है, कुछ बोल दी तो ये सहन नहीं कर पाती है, लड़ने लगती है, मैं दोनों को अलग अलग करके रखता हूँ, एक दूसरे को देखते भी नहीं है। तो दिस इज द केस। बताएं, आप सब अपना अपना एनालिसिस दें। आपने जो वीडियो भेजा है हाँ, वो उसमें फॉलो अप है। हाँ फॉलोअप के वीडियो है ना, वो देखने में भी तो पतली दुबली लग रही है ना। हाँ हाँ, दुबली पतली है। दरअसल ये जो पेशेंट है ना, ये ऐसे ही दुबले पतले होते हैं, मतलब इमिशिएटेड लुक रहते हैं। हम्म। सो सभी अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे। स्वर्णा बहन, फर्स्ट आप ही करो। जो भी करना चाहते हैं स्टार्ट, अपना अपना इनपुट देना, वो जी आपका जी भाई। हाँ उचित बनता है ना। हम्म, मुझे तो भाई ये स्कॉर्पियन लगा था केस पढ़ के कि बहुत ही गुस्सा है इसमें, और एंगर मदर इन लॉ टुवर्ड्स है इसका, बहुत गुस्से वाली लेडी है। तो मैंने सिर्फ केस पढ़ा तो स्कॉर्पियन का ही फील आया मुझे। स्कॉर्पियन नहीं है क्या ये? अभी मेडिसिन रोल आउट नहीं करेंगे, अभी आप अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करें। आप सभी अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करें।
जी जी हाँ बताएं। सर हाँ मैम, मुझे ये इतना गुस्सा उसके ऊपर है, सासू माँ के ऊपर। तो मुझे ये हिपर सेल्फ जैसी लग रही है, जो बहुत आपका गुस्सा वाली आवाज रहती बहुत है। स्लो है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। हेलो यस सर, आ यस रही है? डॉक्टर ममता। आवाज आ रही है? यस यस बोलिए। हाँ सर, मुझे ये हिपर सेल्फ जैसी लग रही है कि इसको बहुत गुस्सा है, और हस्बैंड पे भी गुस्सा ही है, पर वो दिखा नहीं रही है। वाइफ सासू माँ को बोलती है, लेकिन वो उतना बोल नहीं पाती शायद, इसलिए उसको इतना हेडेक और ये सब प्रॉब्लम हो रही है एंगर के कारण। ओके ओके तो मुझे हिपर सेल्फ लग रही है ये। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर। डॉक्टर नम्रता आप बताएं। बहुत अच्छा केस है। भाई मैं बोलूं इसमें यस बिल्कुल। जी, इसमें सबसे पहले तो एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज ऑफ बीइंग लगा, क्योंकि सास ससुर इसने बोला गालियां देते हैं, और इसका गुस्सा बहुत तेज है, एंगर वायलेंट लगा, इरिटेबिलिटी ट्रिफल्स है, बहुत जल्दी से ये इरिटेट हो जाती है, और हेट्रेड टुवर्ड्स मदर इन लॉ लगा, मतलब देखना भी पसंद नहीं करती, इतनी गुस्सा है इसको, और थोड़ा सस्पिशियस नेचर भी लगा, इसको लगता सास पति को बेटी को सब भड़का देते हैं, कान भरते हैं, ये वाला भी लगा यहाँ, और क्वेरलसम भी है, और नो सेंस ऑफ ड्यूटी लगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी नहीं करती है ये, और कंप्लेनिंग भी लगा। तो ये सब देख के भाई मुझे भी स्कॉर्पियन का फील आ रहा है, वेरी इतना गुड। ही समझ। जी भाई, थैंक यू। डॉक्टर डॉक्टर स्वर्णा बहन आप सबका इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद से कोई ज्यादातर लोग नहीं बोलते हैं, हेजिटेशन में रहते हैं। सो जी हेजिटेशन में भाई, लेती हूँ। आप लोग सब लोग अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे तो मुझे समझ में आएगा, तो मैं आप लोगों को आगे गाइड कर सकता हूँ, आगे बता सकता हूँ इस केस में आपने जो सोचा वो कितना सही सोचा है, कहाँ से आप लोगों को अपना डायरेक्शन चेंज करना है, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और इस केस में डिफरेंट डिफरेंट एंगल जब आते हैं तो नए नए एंगल पता चलता है सोचने का कि और क्या क्या सोच सकते हैं। So, आप लोगों से मैं चाहता हूं कि सभी इनपुट्स दें, है ना। और जस्ट एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे बताना है, मुझे बताना है। आपको सीखना है, सीखने के लिए आपको आपको क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। ओके। सो स्वर्णा बहन आप सबका इनपुट लेंगे। जी भाई। हाँ, सभी बोलेंगे, बोलिए एक एक करके। हाँ, मैं बोलूँ भाई। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। बोलिए ना। हाँ नमस्ते जूही मैम। केस पढ़ के मुझे पहले तो ये फील आया कि ये जो रेमेडी है ये तो कोई तो भी एनिमल है, क्योंकि यू यू वर्सेस मी है। वो एबूज तो हो रही है पर उसका प्रतिकार भी कर रही है। तो मुझे पहले तो फील लैकेसिस का आया, और दूसरा डीडी में हिपर पाया, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत नाक पे है, और ये टिट फॉर टैट बोले तो सामने वाला जैसा उसके साथ बर्ताव करेंगे ना, वैसे ही उससे लड़ती है झगड़ती है। तो ऐसा मुझे फील आया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बताइए आगे, कौन बोलेगा? सुनीता दी, सीमा दी, अर्चना दी, रविंदर सर, हेतल मैम, बोलिए। पुष्पा दी। हमारे प्यारी पुष्पा दी, बोलिए। नमस्ते। हाँ, त्रिवेणी दीदी, बोलिए ना। नमस्ते जी जी, नमस्ते स्वर्ण दी। मैंने नमस्ते जी। हाँ, मैंने पेशेंट में क्या सोचा, आपने तो दीदी आपकी आवाज चली गई। एक मिनट। हाँ, अब आ रही है? यस हेलो। यस, क्लियर है।
हाँ, हाँ जब ये दी ने उससे पूछा ना टेंशन क्या है, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि सासू माँ ही उसकी टेंशन है। मतलब सासू ये बीमार होके सोती है तो भी सासू माँ बोलती है कि इसने काम करना चाहिए और गालियां देती है। और इसके ससुर अभी मर गए, लेकिन ससुर भी सासू माँ के जैसे ही थे। वो भी बहुत गालियां देते थे, इसको टोकते थे, ऐसा इसका कहना है। और फिर ये हस्बैंड को भी बताएगी ना, तो भी हस्बैंड अपने माँ बाप की साइड लेके इसे बोलते, मतलब इसका कुछ सोचते नहीं, ऐसा उसने बताया। और इसने ये कंप्लेन किया कि सासू माँ ने बड़ी बेटी को भी अपनी तरफ करा लिया है। तो बड़ी बेटी भी इसका कुछ सुनती नहीं है, घर में खाली छोटी बेटी इसका सुनती है। और इसने ये भी बोला कि जब ये सासू माँ इसको कुछ बोलती है या ससुर इसको कुछ बोलते हैं ना, तो इसे तुरंत गुस्सा आ जाता है और ये पलट कर जवाब भी देती है उनको। लेकिन हस्बैंड ने जो बताया ना, तो वो सब कुछ उल्टा। मतलब ये और इसने ये भी बोला कि मैं जब आराम करती रहती हूँ बीमारी की वजह से, तो भी सासू माँ को चाहिए रहता है कि मैं काम करूँ। लेकिन हस्बैंड ने क्या बोला कि मेरी माँ अभी एज्ड हो गई है, तो उसको खुद का करना नहीं होता। और वो अगर किसी चीज की इससे डिमांड करती है ना, तो इसको गुस्सा आता है और ये इरिटेट होके माँ को बोलने लगती है। तो हस्बैंड का ये भी कहना है कि मैं ऑफिस से आने के बाद मेरे माँ का सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये इसमें माँ का वगैरह कुछ नहीं करती। मैंने इन दोनों को भी अलग किया है, ऐसा हस्बैंड का कहना है। तो एक थॉट स्कॉर्पियन का आ रहा है, मी वर्सेस यू। लेकिन मुझे एक थॉट मॉस्कस भी लगी है। कहीं फेनिंग सिक में लेकर ना, ये मॉस्कस लग रही है मुझे। थैंक यू दी, बाकी आप कहेंगे। बढ़िया दी, बढ़िया। हाँ सुवर्णा दी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए ना। जूही दी नमस्ते। दी मैंने ना केस को पढ़ा और मतलब मैं ना ये नहीं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे सच कौन बोल रहा है। वाइफ सच बोल रही है या हस्बैंड सच बोल रहा है, क्योंकि दोनों की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है। वाइफ का अगर हिस्सा सुने तो लगेगा कि हाँ वो सही है, और हस्बैंड का सुने तो लगेगा कि वाइफ तो हिपोक्रेसी में है। तो मैं ना ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। और जैसा जूही दी ने मैसेज में लिखा है कि ये जो मेडिसिन है, ये उस मेडिसिन की पूरी अच्छी से पूरी जर्नी है ये, ऐसा शायद जूही दी ने लिखा है। तो मैं फिर उस तरह से भी सोच रही हूँ कि ये कौन सी मेडिसिन है, शायद मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं। तो मैं ना कोई मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाई हूँ। थैंक यू। थैंक यू दी, अच्छा बोले। हेलो। हेलो हाँ दी, निहारिका आवाज आ दी, रही है? आ रही हाँ आ दी। रही। हाँ दी, मुझे क्या लग रहा है कि ये ना जो पेशेंट है ना, ये काफी गुस्से वाली तो है, जैसे उसके हस्बैंड ने भी बताया और उसने खुद ने भी बोला कि उसको इतना गुस्सा आता है कि फिर वो गुस्से में जवाब देती है, लड़ाई करती है अपनी मदर इन लॉ से। तो काफी गुस्से वाली है, काफी एंग्री लेडी है। और ना इसकी किसी से नहीं बन रही है, ना अपनी सास से बन रही है, ना ससुर से बन रही है, हस्बैंड से भी प्रॉब्लम है। हस्बैंड से भी इसको बोलता है, लड़ाई करता है, मतलब डांटता है इसको। तो इसकी और बेटी से भी, बड़ी वाली बेटी से भी नहीं बनती है इसकी, मतलब सबसे इसको प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं एनिमल वाला फीलिंग तो दे रही है कि विक्टिम बन रही है, और इसको सबसे प्रॉब्लम है ना, यू वर्सेस मी वाला लग रहा है। और सास अगर जैसे बोलती है, अभी जैसे सास एजेड है, तो इसमें मोरल्स वाली चीज नहीं लगी। जैसे सास कुछ भी बोलती है तो ये खूब सुना देती है, अच्छे से ससुर को भी सुना दिया। तो एक बड़ा मोरल्स तो इसके अंदर कमी लग रहा है मुझे। और ये क्या है कि जैसे ये बोल रही है कि मैं मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। और जबकि हस्बैंड बोल रहा है कि ये काम, मतलब ये काम मेरी मदर का करती ही नहीं है, और मतलब लड़ाई कर लेती है उससे। तो हस्बैंड कह रहा है कि मुझे ही आके करना पड़ता है सब कुछ। तो मेरे दिमाग में ना एक तो स्कॉर्पियन चली रही है, जैसे सभी बोला। उसके अलावा मेरे दिमाग में ये फेनिंग सिक भी लग रही है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये बोल रही है कि मेरे सर में दर्द है, मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे को ये होता है वो होता है, बट रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है कहीं पे। तो ये फेनिंग सिक भी हो सकता है। तो उसको, उस थॉट को लेके मेरे को एक पेट्रोलियम रेफिनेटम भी दिमाग में आ रहा है। मेरे दिमाग में दो रेमेडीज चल रही है, तो स्कॉर्पियन या पेट्रोलियम रेफिनेटम। बढ़िया एनालिसिस है दी, फील सब अच्छा कर रहे हैं।
बढ़िया। जी नुपुर दी बोली, नुपुर दी, रूपाली दी। चौहान सर, डॉक्टर माधुरी खातोड़े मैम बोली, विनीता दी। हेलो, सब बोलिए ना एक हेलो, एक करके। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई, बताइए। नमस्ते सर। इसमें इस केस में तो फील्ड एनिमल का ही आ रहा है और हमें लग रहा है कि इसका एब्यूज जो हुआ है इसके लेके नोटिफिकेशन जो हुआ है इसके लेके इसका एलिमेंट्स आ रहा है। एंगर वायलेंस है, कंप्लेनिंग डिजीज ऑफ लगातार है इसका, डिलीजन कंस्पिरेसी अगेंस्ट लगता है कि इसको मैंने बेटा को पढ़ा के खिला दिया, बेटी को पढ़ा के खिला दिया, अपने तरफ कर लिया है और डिस्पाइट भी हो रही है, ड्यूटी का सेंस नहीं है, एजिंग भी कर रही है और हेटेड भी है उससे। और हेटेड में वो माने एक बात बोलती है, 4 बात भी बोलती है। एटेबिलिटी है इसका पीपल्स पर, अक्वायरिंग है, सस्पिशियस है। इसमें तो लैकेसिस या एस्फोर्टी है, दो बात। बढ़िया भाई, अच्छा बताया आप। डॉक्टर बीना आप बोलिए, आपने पढ़ा है केस? और कौन बोलेगा? नमस्ते आलोक सर, आपने केस पढ़ा है क्या? आलोक सर नमस्ते, गुड इवनिंग। चलो ठीक नमस्ते है। सुवर्णा दी, मैं बोलती हूँ। हेलो। जी बोलिए। ये केस पढ़ा ना भाई, तो ये लेडी केस है। दिखा तो रही है, डॉक्टर के पास जो आ रही है तो उसने बताया कि उसकी फैमिली उसको परेशान कर रही है। तो विक्टिम का फील वो पिटीज हरसेल्फ, यानी जो उसने अपना हिस्ट्री दिया तो उसमें वो पिटीज हरसेल्फ कर रही है। क्वारलिज्म तो है, और जो हस्बैंड ने उसकी हिस्ट्री दी वो बता रहा है कि क्वारलिज्म है, एंगर वायलेंट है इनका, कि वो अपने सासू माँ को मुंह पे ही बोल देती है। और डॉक्टर को रीजन क्या दे रही है कि मेरे माँ बाप को ये बोलते हैं इसलिए मैं बोल देती हूँ उनको। और डिलीजन अब्यूज बिंग मुझे लग रहा है इनमें, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ तो है, एंगर वायलेंट और अब्यूजिव हो जाती है ना, इतना वो गुस्से में आके ऑफेंडेड इजीली भी है, और उनका एक पर्सिक्यूटेड फीलिंग भी है ड्यू टू हर पेन वगैरह, और हेट्रेड और एक एम्बिटर्ड फीलिंग है इनमें, और सस्पिशियस भी है, और स्लैंडर डिस्पोजिशन भी लगा मुझे। फील वाइज तो एनिमल रेमेडी लग रही है, कहीं तो वो प्लम्बम भी लग रही है, फेनिंग सिक यानी पिटीज हरसेल्फ एंड शोइंग हरसेल्फ, वो सिक, वो एक रूब्रिक लिया तो वो एक आ रहा है। तो वही एनिमल या ये रेमेडी प्लम्बम भी लग रही है मुझे भाई। थैंक यू। थैंक यू जी। जीवन डिस्क्लोज कर दीजिए ताकि, हाँ डिस्क्लोज कर दीजिए। जी भाई, फील तो सबने बहुत अच्छा किया है कि सबको ये पेशेंट फील आई ना कि वो थोड़ी चिचिड़ी है ना। तो सब एनिमल्स की तरफ जा रहे हैं, पर देखिए एनिमल्स क्या होता है ना, एनिमल बहुत वॉयलेंट होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, पर ये हमारी पेशेंट ऐसा नहीं है। वो बोलती बस है, करती कुछ नहीं है ना। तो हम पेशेंट को पहले ना फील करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, रूब्रिक्स के हिसाब से बताती हूँ तो शायद इसको समझ में आए हमारी पेशेंट, है ना। ये पेशेंट में हमको सबको लगा ना कि वो गुस्सा बहुत ज्यादा करती है, पर उसका गुस्से का तरीका कैसा है, वॉयलेंट है ना। तो वो वॉयलेंट, उसमें क्या लग रहा है, वो हर किसी को बोल के जताती है, तो उसको क्या बोलेंगे, बिटरनेस, है ना। ये कड़वाहट है उसके अंदर, हमारे पेशेंट के अंदर ना वो कड़वाहट है। और वो कड़वाहट भी हम देखेंगे कि क्यों आया। तो मेरा सबसे पहला रूब्रिक था एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर बिटरनेस विथ,
है ना, कि उसका जो शुरुआत है ना, उसके अंदर जो पनप रहा है ना गुस्सा, वो पूरा कड़वाहट से भरा हुआ है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे, है ना, वो जो पेशेंट है ना, पेशेंट क्या फील करती है अंदर अंदर, वो फील करते रहती है ना। उसको गुस्सा है, जो उसके सास ससुर उसको गालियां देते हैं ना, तो उसको क्या होता है, वो तुरंत रिएक्ट करती है। और रिएक्ट करती है मतलब उसको अंदर से वो फील कर रही है ना, तो उसको हम इंडिग्नेशन लेंगे, है ना, जो उसको अंदर से झकझोर रहा है ना। तो इस चीज को फिर मैंने दूसरा रूब्रिक लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर इंडिग्नेशन, है ना। उसको उसको उसी वजह से आ रहा है, क्योंकि वो जितना सुन रही है ना, वो अंदर अंदर फील करते जा रही है ना। और देखिए हमारी पेशेंट क्या बोलती है हमको, 6-7 महीने से हो रहा है उसको, चक्कर लेके आई थी वो मेरे पास, पहला मेन कंप्लेंट तो चक्कर ही लाई थी, है ना। फिर वो बाद में धीरे धीरे वो बताई। तो उसको 6-7 महीने से हो रहा है ना। पर उसकी शादी कब हो गई है, बहुत दिन हो गई ना, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। तो सोचिए वो गुस्सा जब से शादी करके आई है तब से उसके सास ससुर उसको गालियां दे रहे हैं, है ना। और वो जो गालियां दे रहे हैं तो वो अंदर 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 उसके अंदर घुस रहा है। तो ये भी उसका एक एलिमेंट है ना। तो इसको मैंने लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर साइलेंट ग्रीफ विथ, है ना, जो अंदर ही अंदर उसको बन रहा है, और यही सिम्टम्स आएगा, है ना। और जो उसके सास ससुर उस पेशेंट को बोलते हैं ना, वो कैसे बोलते हैं, उसको लगता है ना, अपमानित महसूस करती है ना, ये सब ने फील किया कि उसको बोल रहे हैं, तो ये अंदर ही अंदर इतना घुटते रहती है। तो इसको घुटन को ना वो एकदम ऐसा फील करती है जैसे मरने जैसा, है ना। तो इसको मैंने लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम मोटिफिकेशन एंगर विथ, है ना। ये 4 रूब्रिक सबको समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो बताएं, तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं। आया सबको समझ में कि मैंने क्यों लिया? मैम यस यस मॉर्टिफिकेशन एक बार फिर बताना प्लीज। मोटिफिकेशन, हाँ। हाँ वो जो देखिए उसको अपमानित करते हैं ना, रोज हमेशा गालियां देते हैं। अब किसी इंसान को हमेशा कोई गाली देता रहेगा तो वो फील क्या करेगा, फील करेगा ना कि मतलब उसको मरने तक ऐसा लगता है कहीं जाके चुल्लू पर पानी में डूबा ही मरूं, इन लोगों के पास रहूं ही नहीं, है ना। उसको मोटिफिकेशन बोलते हैं, थैंक यू मैम। मरने जैसा। जी, ठीक है। और देखिए रूपाली दी ने बहुत अच्छा बोला, ये एम्बिटर्ड है ना। एम्बिटर्ड क्या होता है ना, एम्बिटर्ड का मीनिंग होता है गहरा कड़वाहट, है ना, कड़वाहट से भरा। इसका इसका ये इसका मतलब होता है, दीज पीपल रिमेम्बर द अनफेयर unjust things that happens to them in the past for a long time with a feeling of deep anger, है ना। मतलब बहुत दिनों का कड़वाहट है ना, जब से शादी करके तब उसको गाली दे रहे, गलौज दे रहे, वो अंदर अंदर घूट घूट के उसके अंदर पूरी 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 कड़वाहट भर चुकी है कि वो देखना नहीं चाहती। तो ये लोग हैट्रेड बोल रहे थे, तो ये हैट्रेड नहीं, एम्बिटरनेस, उसको नफरत नहीं है, वो भर रही है अंदर 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 से गुस्सा भर रहा है ना। तो ये मेन रूब्रिक आएगा इसका, एम्बिटर्ड। ये रूब्रिक समझ में आया सबको? ये मेन रूब्रिक है इस मेडिसिन का। अभी का रूब्रिक फिर से एक बार बोलिए ना। मैं उसको डाल दूंगी दी रूब्रिक्स को ना, चार्ट को डाल दूंगी ग्रुप में, आप समझ लो बस, है ना। और वो क्या बोलती है पेशेंट, कि मेरे को चिड़चिड़ाहट होती रहती है ना, मतलब गुस्सा आते रहता है, तो मैंने लिया था इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, है ना। और सबने फील किया कि ये बोल देती है ना, तो ये मोरल फीलिंग वांट ऑफ है, ये तो सबने फील किया। और उसके हस्बैंड बोले ना, ऐसा गुस्सा तो नाक पे रहता है, तो ये है ऑफेंडेड इजीली, है ना। और दूसरा चीज, सब लोग एक एक ये चीज बोल रहे थे ना, फीलिंग सिक, तो ये फीलिंग सिक नहीं है। देखिए पेशेंट मेरे पास आई, उसको परेशानी बहुत दिन से थी, पर उसको कोई मतलब उसके बॉडी उसको ना सिम्टम्स नहीं दे रहा था। उसका फर्स्ट सिम्टम्स आया था वर्टाइगो, है ना। और वर्टाइगो का साइकोडायनेमिक्स होता है, जैसे नोविंग अवर सेल्फ में जोमर रोमरियो ने लिखा है, vertigo is usually a hallucinatory sense of movement of the object, है ना, that surround us or our own body, a spinning sensation। मतलब क्या होता है ना, चक्कर क्या होता है ना,
चक्कर आना आमतौर पर हमारे चारों ओर मौजूद वस्तु या हमारे शरीर में हलचल की एक भ्रमात्मक अनुभूति होती है ना। तो चक्कर सिम्टम्स उसका क्यों दिया, बॉडी उसको वर्टाइगो ही क्यों लाया, दूसरा बीमारी भी तो लाता है ना। तो वर्टाइगो इसलिए क्योंकि वो जो था वो उसके दिमाग में घूमता था, इतना घूमता था तो उसको खुद ही नहीं समझ में आता था। तो वो फीलिंग सिर्फ नहीं था, वो रियल में फील करती थी, पर घर वाले कोई समझते नहीं थे क्योंकि सिम्टम्स नहीं आता था। क्योंकि ये वर्टाइगो सोरिक फेज में रहता है ना, तो सिम्टम्स नहीं आता, इसमें कोई बहुत बड़ी पैथोलॉजी नहीं है, ये कम पैथोलॉजी वाला है। पर वो पेशेंट जो फील करता है उसकी वजह से वो सिम्टम्स आया है ना। और वर्टाइगो का एक और भी मैंने देखा था कि जब किसी व्यक्ति को चक्कर आने के लक्षण विकसित होते हैं तो वह महसूस करता है कि उसके जीवन में यह तथ्य उसके जीवन के तरीके में आमूल परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। वह अपने जीवन में आए परिवर्तन को स्वीकार करने से इनकार करता है। ऐसे परिवर्तन उसे पीड़ा देते हैं, लेकिन उसके आसपास के लोग यह नहीं जानते कि वह दूसरों को दिखाने में असमर्थ है कि वह वास्तव में क्या महसूस करती है, वह कितना बदल गया है और कितना परिवर्तन से गुजरना उसके लिए दर्दनाक है। तो ये रीजन था उसके वर्टाइगो का। तो ये फीलिंग सिक नहीं था, वो पेशेंट फील करती थी। ये समझ में आया फीलिंग सिक क्यों नहीं है? जी दी। समझ में आया ना, रीजन समझ में आया ना पेशेंट का। तो ये पेशेंट हमारी है, और ये मैं रिवील करने से पहले सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी डॉक्टर गीतिका दी का, क्योंकि उन्होंने एक बार केस प्रेजेंट किया था एक महिला का, उसमें भी वो जो बिटरनेस था ना वो मैं फील करी थी, और ये पेशेंट में भी मैंने सेम बिटरनेस दिया। तो दिस इज कोलोसिंथ, ये महिला कोलोसिंथ। बहुत बढ़िया पकड़ा दिया आपने, बहुत अच्छा। हाँ, और डॉक्टर केंट भी लिखते हैं कोलोसिंथ का, द प्रिंसिपल फीचर ऑफ कोलोसिंथ इज इट सीवियर, है ना, टीयरिंग न्यूरल्जिक पेन so severe that the patient is unable to keep still. These pain are often due to very singular cause, namely anger with indignation, है ना। इस पेशेंट का मैंने तो फील पे ही दिया था, पहला देखा था वही एम्पिटेड और दूसरा एंगर विथ इंडिग्नेशन। और ये पर्सन बहुत हॉटी होते हैं, है ना, इजिली अफेंड हो जाते हैं, ये है। और इसके कंप्लेंट तो आते ही हम सब जानते हैं, कोलोसिन तो सब एक्यूट्स में देते हैं, है ना, न्यूरल्जिक पेन होता है, सब जानते हैं, पर माइंड लेवल से कोलोसिन ऐसा होता है। आई होप समझ में आया सबको, थोड़ा कोलोसिन फील कर पाए कोलोसिन क्या होती है। जी दी जी, अच्छे से समझ। बहुत जी अच्छे भाई, से बाकी समझाया आप दीदी। बताए। जी बाकी भाई आप बताइए थोड़ा कोलोसिन के बारे में, भाई अच्छे से समझाएंगे। भाई अब जर्नी कराएंगे कोलोसिंथ की। हाँ बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत अच्छे से कैच किया। जी आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इस केस का जो है ना अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। जी तो देखो, ये कोलोसिंथ है। यहाँ पर दो मेडिसिन बहुत कॉमन चल रही थी, एक स्कॉर्पियन और एक कोलोसिंथ। ठीक है, कोलोसिंथ किसी के माइंड में नहीं आया, स्कॉर्पियन बहुत सारे डॉक्टर के माइंड में आया है, और खास करके हमारे बहुत सारे मेंबर में ये स्कॉर्पियन का फील आया, राइट। स्कॉर्पियन वो रेमेडी जो है वो एनिमल किंगडम से है, और वो एक बिच्छू है, बट कोलोसिंथ प्लांट रेमेडी है। स्कॉर्पियन का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मैंने कई सारे केसेस में देखे हैं, और आप लोगों को मैंने दिखाया भी है। शायद इसके चलते आप लोगों के माइंड में स्कॉर्पियन ज्यादा फिट हो गया।
लेकिन आप लोगों ने एक चीज ध्यान नहीं दिया, स्कॉर्पियन में हमने कुछ पॉइंट और बताए थे कि स्कॉर्पियन रेमेडी का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिस्पेक्ट डिजायर से होता है। स्कॉर्पियन जो जो कहे हैं थोड़ा सा याद करिए, मैंने ये बताया है ना, स्कॉर्पियन का कॉन्फ्लिक्ट रिस्पेक्ट डिजायर से आता है पहला। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आता है यदि उसको कोई रिस्पेक्ट ना दे और अगर कोई उसको डोमिनेट करने का प्रयास करे एंड उसके विल के अगेंस्ट कोई जाने का प्रयास करे और उसके अंदर जो उसके अंदर एक पॉजिटिवनेस है। ये 4 पॉइंट जो है जहां से स्कॉर्पियन का एक जिस्ट पता चलता है, ये चारों पॉइंट के इर्द गिर्द ही स्कॉर्पियन का कॉन्फ्लिक्ट घूमता है। इसीलिए स्कॉर्पियन के अंदर आपको रूब्रिक मिलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा लेकिन किसकी? अपने फैमिली की, अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो, लेकिन वो चाहेगा कि मैं जो बोलूं वो सुने। डिक्टेटोरियल है वो। स्कॉर्पियन इज ए डिक्टेटोरियल रेमेडी, कंट्रोलिंग रेमेडी। मेरी सुनो, मेरी बात मानो, राइट। इसीलिए स्कॉर्पियन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है, रिस्पेक्ट डिजायर को लेकर के है। मेरी रिस्पेक्ट करो। स्वर्णा दी समझ में आ रहा है? स्कॉर्पियन वाले कौन कौन थे स्कॉर्पियन पे? जी जी हाथ खड़ा करो अपना। जी, मुझे भी स्कॉर्पियन ही लगा था भाई। तो स्कॉर्पियन के अंदर क्या है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है उसका? रिस्पेक्ट सब डिजायर। मेरी बात सुनो, सब मेरी बात सुनो, मैं जो बोलता हूँ वो सुनो, राइट। इसलिए स्कॉर्पियन में क्या है, डिक्टेटोरियल नेचर है। एंगर इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल, कोई भी इसके विल के अगेंस्ट मत जाओ, सब इसकी सुनो, इसकी बात मानो, ठीक है। और ऐसा क्यों करता है ये, इतना इतना डिक्टेटोरियल नेचर का क्यों हो जाता है ये? क्योंकि ये एंग्री वुमन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली है, राइट। इसीलिए इसके अंदर है केयर अल्टरनेटिंग विद एंगर। एक साइड आपको केयर मिलेगा और दूसरे साइड फिर आपको एंगर मिलेगा, ठीक है। दो स्टेट है, इसीलिए स्कॉर्पियन के अंदर अल्टरनेटिंग स्टेट है। बहुत सारे रूब्रिक मिलेंगे तो आपको अल्टरनेटिंग स्टेट दिखेगा। सो स्कॉर्पियन का प्रॉब्लम है कि तुम हमारी बात को काट कैसे सकते हो, तुम्हारी में इतनी हिम्मत कैसी होगी तुम मेरी बात काट दो। तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं सुनी, इसका मतलब तूने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। तूने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, इसीलिए इसमें रिस्पेक्ट को लेकर के इशू है, राइट। रिस्पेक्ट डिजायर एंड एंगर, ही थिंक ही इज नॉट रिस्पेक्टेड। जब उसको कोई भी उसकी बात को काट देता है व्यक्ति तो उसको भयंकर गुस्सा आता है और वो गुस्से से चुड़ैल बन जाती है, ठीक है। ये स्टेट जो है आपका किसका है, ये आपका स्टेट है स्कॉर्पियन का, ठीक है। सो स्कॉर्पियन का स्टेट इस प्रकार से दिखता है हमें, लेकिन यहां इस केस में कहीं भी ऐसा नहीं था, कहीं भी यह स्टेट नहीं था, ठीक है। इसलिए
ये स्कॉर्पियन नहीं है। अब देखो इस केस में इसके पति ने बहुत अच्छी बात मेंशन करी है। क्या बात मेंशन करी है? कि ये बहुत इरिटेबल है, बहुत गुस्सा हमेशा नाक में रहता है, ये मेरी माँ का कुछ नहीं करती, मैं ड्यूटी से आता हूँ और आ करके अपनी बूढ़ी माँ का मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, कुछ नहीं करती है। आज यदि कुछ बोल दो, क्योंकि बूढ़ी माँ है, अगर नहीं करेगी तो लड़ने लग जाएगी, तो इसलिए मैं दोनों को अलग अलग रखता हूँ ताकि दोनों में झगड़ा ना हो। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये कोई केयरिंग रेमेडी नहीं है, केयरिंग रेमेडी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रेमेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक फीमेल को या एक नारी को, जो घर की नारी है, उसका दायित्व है एक पत्नी को कि घर की जो जिम्मेवारियां हैं वो उसको देखना है। एक पत्नी का ये दायित्व बनता है कि एक पत्नी का ये दायित्व बनता है कि जो उसके सास ससुर हैं उसका केयर करना, उसके जरूरतों का ध्यान रखना, घर में बच्चों का ध्यान रखना, ये सब उसकी जिम्मेवारी में आता है। हस्बैंड का जिम्मेवारी है वो यर्न करे, वो कैसे उसका घर और कैसे उसका पारिवारिक ग्रोथ आगे बढ़ेगा, ये हस्बैंड का देखना रहता है। ये कॉमन चीजें हैं जो हर व्यक्ति करता है। एक पत्नी घर संभालती है और पति यर्निंग करता है। अभी तो ये दोनों यर्निंग करते हैं, लेकिन दोनों मिलके चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो पत्नी का दायित्व है वो दायित्व ये लेने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वो दायित्व इसको बताया जाता है कि तुमको ये दायित्व लेना चाहिए, तो इससे इसके घर में झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सासू माँ कहती हैं कि बेटा तुमको तो काम करना ही पड़ेगा ना, ससुराल आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, है ना। तो किसी ने पेट्रोलियम रेफिनेटम बोला, अच्छा सोचा आपने, लेकिन देखो पेट्रोलियम रेफिनेटम का क्या है, वो एक आलसी प्रवृत्ति है उसकी। ठीक है, उसकी क्या है, एक आलसी प्रवृत्ति है। और वो जो है ना आज की मॉडर्न कल्चर की वो जनरेशन है जिसको घूमने फिरने का शौक है, उसको एंजॉय करने का शौक है, उसको लिबर्टी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, जस्ट सब ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाओ और इसको रानी की तरह रखो, है ना, प्रिंसेस की तरह इसको ट्रीट करो, ऐसा है। लेकिन क्या है, इस यहाँ पर ये फील आया, ये चीज भी मिसिंग है। सो पेट्रोलियम रेफिनेटम रूल आउट हो गया। यहाँ पर क्या है इस केस में कि इस लेडी को ड्यूटी का सेंस नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट रूब्रिक माइंड में आना चाहिए, इस बंदी को ड्यूटी का सेंस नहीं है। ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का सेंस नहीं है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस नहीं है। और यदि उसको वो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इसके लिए क्या कर रही हैं, ये गुस्सा कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, है ना, झगड़ा कर दे रही हैं। यही लेडी अगर इग्निशिया होती तो क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट आता ही नहीं, क्योंकि वो इतने अच्छे से मैनेज कर देती, इतने अच्छे से संभाल देती कि ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये करती नहीं है। तो कोई, जब आप अपनी जिम्मेवारियों से भागते हो, जब आप घर के बैलेंस को खराब करते हो, जब आप नेगेटिव डायरेक्शन पे चलते हो, तो वहां पर आपका आईपीआर आपको इंडिकेट करता है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, इंडिकेट करता है। अब ये रेमेडी का खासियत क्या होता है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम लैक ऑफ। ठीक है, सासू माँ को गाली दे दिया, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, ठीक है, सम्मान है ही नहीं, अपने पति को बोल देगी, अपने ससुर को बोल देगी। और जाहिर सी बात है कि कोई भी लेडी अगर इस प्रकार से अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन नहीं करेगी तो उसको डांटने का अधिकार
उसको बोलने का अधिकार ये सास ससुर को जाता है। ये उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य है कि उसको सही रास्ते पे लाया जाए। तो वो अगर ये चीज बोल रही है तो उसका रिएक्शन क्या आ रहा है? ये बिल्कुल उल्टा आ रहा है। यही है रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम लैक ऑफ। एंड नेक्स्ट रूब्रिक कि एक तो ड्यूटी सेंस नहीं है, सेकेंड इसको रेवरेंस नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है, एंड थर्ड रूब्रिक मोरल फीलिंग वांट ऑफ। कैसे देखो कड़ियां जुड़ती हैं, कोई सेंस नहीं है इसका, मोरल सेंस नहीं है। सो ये कैसा है? अब्रप्ट है। जो है वो मुंह पे तड़ाक से जवाब दे देगा, राइट? जी अपना कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है? सो ऐसा है ये। अभी देखो इस कंडीशन में अगर इसको कोई बोलेगा तो प्रॉब्लम होता है। अब देखो दो रूब्रिक और बताता हूं इसमें। एक रूब्रिक है रिलीजियस अफेक्शन, वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग, एंड नेक्स्ट रूब्रिक इंडिफरेंस टू रिलीजन। ठीक है, इसमें आपको रूब्रिक मिलता है रिलीजियस अफेक्शन, वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग। मतलब ये धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं है, राइट? धार्मिक प्रवृत्ति मतलब रिलीजियस अफेक्शन मतलब आप समझिए कि अगर बड़े लोग कुछ बोल रहे हैं, अगर एक सासू माँ कह रही है या उसके माता पिता कह रहे हैं कि बेटा तुमको जो है संस्कार सीखना चाहिए कि कैसे तुमको ससुराल में घर चलाना है, तुमको समझ में आना चाहिए ये चीज, लेकिन इसको उस चीज को सीखना ही नहीं है, उस चीज को फॉलो ही नहीं करनी है। सो ये ही है रिलीजियस अफेक्शन, वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है, तो क्या है? वो रिलीजियस नहीं है। व्यक्ति को भगवान की व्यवस्था पे विश्वास नहीं है तो मतलब वो रिलीजियस नहीं है ना? उसके अंदर जो है धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन ये धार्मिक प्रवृत्ति जो है आप वहां भी देख सकते हो जहां पर एक कोई बड़ा है, कोई गार्जियन है, कोई बुजुर्ग है, अगर वो शिक्षा दे रहा है तो वो उसका एक्सपीरियंस है। माता पिता है तो माता पिता अपने अनुभव शेयर करते हैं कि तुम्हें कैसे मैनेज करना चाहिए, लेकिन इसमें वो सेंस ही नहीं है कि हम उस चीज को फॉलो करें। यही होता है रिलीजियस अफेक्शन, वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग, ये कोलोसिंथ का। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसके प्रति। सो ये रेमेडी जब इस कंडीशन में रहती है तो इसके लाइफ में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब क्या है, क्या इस रेमेडी को कहीं भी अम्यूजमेंट डिजायर है? क्या इसको किसी तरह का लिबर्टी चाहिए? क्या इसको कहीं घूमने फिरने का शौक है? क्या ये प्लेफुल नेचर की है? नहीं है, है ना? नहीं है, इसके अंदर ये सब चीज है ही नहीं, राइट? इसमें एक रूब्रिक मिलेगा आपको केवल एम्बिशन इंक्रीज, उसके बाद भी आपको मिलेगा कि ये आदमी फेलियर है, ये आदमी असफल आदमी है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर एक रूब्रिक देखेंगे इंडिग्नेशन। कोलोसिंथ की सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? इंडिग्नेशन से, राइटियस एंगर से। ठीक है, अब होता क्या है ना, कोलोसिंथ के अंदर दो रूब्रिक मिलेंगे, एक मिलेंगे एम्बारसमेंट इजिली और एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बारसमेंट। बहुत जल्दी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्यों करते हैं शर्मिंदगी महसूस? क्योंकि इसने जो है जब गलती करता है, ये जब इस प्रकार से हरकतें करता है, तो जब आईपीआर इसको इंडिकेट करता है कि तू कहाँ गलत कर रहा है, तो इसको इंडिग्नेशन होता है। और इंडिग्नेशन आने का कारण ये होता है कि तूने मुझे सबके सामने क्यों बोला, तूने मुझे सबके सामने क्यों बोला। देखो इसका वर्ड कैसा है, तुम लोग सबके सामने मुझे क्यों बोले। सब अब होता क्या है ना कि ज्यादातर ये कोलोसिंथ ऐसी मेडिसिन है जो आपको दिखेगा कि उसके घर वाले परेशान होकर के चार लोगों को बुला रहे हैं, रिलेटिव को बुला रहे हैं, सगे संबंधी को बुला रहे हैं कि देखिए आपकी बेटी कैसी कर रही है, देखिए हमारे घर की बहू कैसे कर रही है, इस प्रकार से करेगी तो घर कैसे चलेगा, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि इसको सबके सामने जब बोला जाता है तो इसको बेइज्जती लगता है। इसीलिए कोलोसिंथ के अंदर रूब्रिक आया एलिमेंट्स फ्रॉम
mortification with anger, elements from mortification, anger with indignation, ये सब रूब्रिक आया। इसको इसको इंडिग्नेशन क्यों आया? क्योंकि इसका कहना है कि तुम मुझे अकेले में समझाते, तो ये बात नहीं होती। तूने सबके सामने हमारी इज्जत निकाल दी कि देखिए ये सही से खाना नहीं बनाती है, ये देखिए ये नहीं करती है, देखिए वो नहीं करती है, राइट। अब हम लोग जो है, हम लोगों का करने वाला कौन है? बेटा जाता है कमाने के लिए, तो कौन देखेगा? अब आसपास में, आस पड़ोस में 4 लोगों को बुला करके दिखा दिया, हो गया नाराज ये, है ना। सासू माँ को गुस्सा आया, 2 बात बोल दी, हो गई नाराज ये इग्नेशिया तो है नहीं जो माइल्डनेस बियर सफरिंग विदाउट आउटरेज में चली जाएगी, सब बर्दाश्त करके ले लेंगे, ये तो है नहीं, ये उल्टा रिस्पॉन्स करेगी। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, इसके चलते क्या होता है, कई बार ये एंगर सप्रेस में जाती है, लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा भड़क जाती है। गुस्सा इसका, एंगर सप्रेस इसका बहुत कम देखने मिलता है, ज्यादातर इसका गुस्सा आउटब्रस्ट देखने मिलता है। तो इसीलिए इसको अंदर नाराजगी है, कड़वाहट है कि तूने सबके सामने क्यों बोला, अगर मैं सही से खाना नहीं बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ तो मुझे पर्सनल सिखाते, मुझे बोलते, जबकि ये लोग तो बोल ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि मुझे सबके सामने जलील कर दिया, सबके सामने बोल दिया। ये होता है एल्बर्ट्स फ्रॉम अस्कॉन, क्योंकि आईपीआर इसकी हरकतों के चलते इसको अस्कॉन करते हैं, इसको ऑफेंड करते हैं, इसको रेप्रिमांड करते हैं, इसको रिप्रोच करते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब सबके सामने इस तरह होता है। सो इस रेमेडी का रिएक्शन होता है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉडिफिकेशन विद एंगर, राइट। सो ये हरकतों के चलते इसके अंदर गुस्सा है, नफरत है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये गुस्सा शो करती है, कई बार नहीं करती, ये दोनों स्टेट रहता है। इसका अगर गुस्सा शो होगा तो कैसा रहेगा? तो एंगर, थ्रॉबिंग थिंग्स अराउंड, थ्रॉबिंग थिंग, गुस्से में ये सामान फेंक देंगी। अगर कोई पूछने जाएगा तो उसको सही से जवाब नहीं देंगी, वह बहुत इरिटेबल रहेगी, है ना। एंगर व्हेन क्वेश्चन, तूने ऐसा क्यों किया, बहुत इरिटेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब हरकतें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपको रूब्रिक मिलता है इंडिग्नेशन एट द मिसडीड्स ऑफ अदर्स। आप लोगों को ये रूब्रिक के बहुत सारे रेमेडी मैंने डिस्कस किए हैं, आप लोगों को बताया है कि ये इंडिग्नेशन एट द मिसडीड्स ऑफ अदर्स क्या है। अभी देखो, इसके सास ससुर ने जो कारनामा किया ना, इसके सास ससुर ने जो कारनामा किया, क्या किया? मिसडीड्स ऑफ अदर्स, है ना। घर की बात थी, उसको समझना चाहिए था सास ससुर को कि घर की बात थी, हमें घर में ही सलटना चाहिए था। आज हम 4 लोगों को बुला करके अगर हम अपनी बहू की गलतियों को उजागर करते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, उसके बारे में 4 बात बोलते हैं या गाली देते हैं, तो इसका नेगेटिव रिएक्शन क्या होगा? उल्टा ही होगा ना। तो ये जो मिसलीड किया ना, इसके किसने किया? इसके सास ससुर ने किया। जो 4 लोगों के बीच में ये लोग जो है ना, 4 लोगों के बीच में इसकी बातें निकाल दी ना, ये गलत किया उसने, ठीक है। इसीलिए इसको इंडिग्नेशन है इट द मिसडीड्स ऑफ अदर्स, उनके मिसडीड्स पे उन्होंने गलती किया। सो दिस रूब्रिक इज इंडिग्नेशन, ये इंडिग्नेशन एट द मिसडीड्स ऑफ अदर्स एंड इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, गलत है ये। सास ससुर की भी यहाँ पर गलती है, कितना भी बहू गलत कर रही है, उसको भी पेशेंस के साथ चाहिए कि उसको कैसे मैनेज करे। अगर मैनेज नहीं कर सकते हैं तो होम्योपैथिक के पास लेके आ जाए, हम लोग उसको कोलोसिन दे करके सुधार देंगे, लेकिन उसको कोई बताने वाला होना चाहिए, राइट, है ना। या तो उसको घर में सलटना चाहिए, लेकिन जब तक उनको कोलोसिन की एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो सुधरने वाले तो है नहीं। प्रॉब्लम ये है, यही कॉन्फ्लिक्ट है, और इसी के चलते उसको इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट आता है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज किया तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए इसके अंदर ये सारे पेन है, क्योंकि इस चीज को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए कोलोसिन को एब्डोमेन पेन की लिए बहुत अच्छी मेडिसिन कहा जाता है। एब्डोमेन पेन यही है क्योंकि वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है कि सबके सामने आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सो यहीं पर रूब्रिक आता है ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रेबल ऑकरेंसेस, वो पुरानी बातों को छोड़ती नहीं है, इम्बिटरनेस आ गया,
कड़वाहट आ गया, राइट। तो ये स्टेट है। सो इसका ये इस कोलोसिंथ का एग्जैक्ट स्टेट रहता है जिसके चलते कोलोसिंथ के अंदर प्रॉब्लम आती है, राइट। अब देखो ये कोलोसिंथ का कॉन्फ्लिक्ट क्या है और आपका स्कॉर्पियन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दोनों डिफरेंट है ना, कहाँ क्लोज है, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? जी भाई। कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बताएं? सर हीपर सेल्फ से कैसे डील करेंगे? क्या बोला? सर हीपर सेल्फ से कैसे करेंगे दीदी? किसने बोला ये क्वेश्चन? सर ममता। डॉक्टर ममता। बहन आप ये बताओ, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन में कौन सी रेमेडी है, कोलोसिंथ है या हिपार है? हिपार है। फिर मोरल वाली बंदी क्या करेगी? दबा के रखेगी। भाई मोरल वाली बंदी क्या सास ससुर को ऐसे बोलेगी? क्या केयर नहीं करेगी? करेगी करेगी। कमाल हो भाई। एक रूब्रिक देखो, हाँ सर वही बस लग रहा था। केयरफुल ऑफ व्हेन अलोन, हिपार सेल्फ इज अ वेरी केयरिंग रेमेडी। डॉक्टर ममता, यस सर। हिपार सर सेल्फ इज अ कभी कभी वेरी वो बोल केयरिंग भी लेती रेमेडी। है ना, लेकिन नहीं यार, आप हिपार सेल्फ का कोर आपको नहीं समझ में आ रहा है। हिपार सेल्फ जो है वो बहुत केयरिंग है। आप देखिए ना, ड्यूटी सेंस देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। हिपार सेल्फ जो रेमेडी है उसका कॉन्फ्लिक्ट इस चीज को लेकर के आता ही नहीं है। इस चीज को लेकर के उसका कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। इसलिए वो ज्यादातर एंगर सप्रेस कर देती है। एंगर वो भी शो करती है, लेकिन उसका जो आपको जैसे अभी इस बंदी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आया ना, जिसके चलते वो उसका आईपीआर जो है 4 लोगों के पास बोलने के लिए मजबूर हो गया। हिपार सेल्फ में तो ये बात ही नहीं है। वो तो कहेगी कि मेरी बहू बहुत अच्छा केयर करती है। जी अभय कुमार जी, आप गिर अपना गया कैमरा बंद नीचे। कर लें। अभय कुमार जी आप अपना कैमरा बंद कर लें। राइट। सो हिपार सेल्फ में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, राइट। जब हिपार सेल्फ पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा, लेकिन ये वो बहुत मॉरलिस्टिक है, बहुत केयरिंग है, ड्यूटी ओरिएंटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रेमेडी है, लव फॉर फैमिली वाली रेमेडी गिर है। गया था तो साला, आप कमरवा इसको फूल गेला। सुन लो बोला तो हैं। सो उस रेमेडी को आप छोड़ देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। अभी हिपार सेल्फ हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, कौन सी रेमेडी बच गई? अब कोई नाइट्रिक एसिड मत बोलना, क्योंकि नाइट्रिक एसिड तो है नहीं, है ना। समझ में आ गया? जूही बहन समझ में आया आपका केस का क्रक्स क्या है? यस जी भाई, जी भाई यस जी। यस। चलो, फिर आप सबका धन्यवाद किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जूही बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी और भाई धन्यवाद आपको भी। आपका मैं भी पूरा धन्यवाद कोशिश भाई। कर रहा हूँ मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं जिसके अंदर एक अच्छी एनर्जी है, जो सबको अपनी नॉलेज बांट सकते हैं या अपनी ज्ञान को ज्ञान की गंगा को बहा सकते हैं, उन सबको मैं आगे लेके आऊंगा और उन सबको मैं आगे करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ये और ज्यादा बढ़ता जाए, सब लोगों में ज्ञान बढ़ता जाए। तो और ये धन्यवाद। मुझे काफी अच्छा लगता है, अपने मेंबर जब अपने डॉक्टर जब ये प्रयास कर रहे हैं या आगे इसको विस्तार करने के लिए साथ दे रहे हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। आज इस
नॉलेज को विस्तार करने में डॉक्टर जूही मैम ने हमारा साथ दिया है, और मैं इसके लिए जूही मैम को धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। जी भाई जी। ओके, थैंक यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में जुड़े और इसको आगे बढ़ाने का काम किए। थैंक यू।